हम लोग एविडेंस एक्ट में रेलेवेंसी का चैप्टर देख चुके हैं, इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, यानी सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 50 तक देख चुके हैं। हम लोग अब तक जो कुछ पढ़े थे उसमें एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो ये कि एविडेंस में क्या दिया जाएगा। तो निकल के क्या आया, या तो रेलेवेंट फैक्ट यानी फैक्ट इन इशू का क्या देंगे, उसका एविडेंस देंगे। हम क्या देंगे? एविडेंस। साक्ष्य देंगे। हम लोग आज जो पार्ट 3 है और चैप्टर 3 उसके कंसर्निंग हम लोग जो देखेंगे वो है कि प्रूफ, एविडेंस हम क्यों दे रहे थे, क्योंकि किसी फैक्ट को हमें प्रूफ करना था और इसलिए वो किस तरीके से दिया जाएगा और क्या दिया जाएगा उसके कंसर्निंग। सबसे बड़ी चीज ये कि इसका मतलब क्या होता है प्रूफ। ये तो हम दे ही रहे हैं क्योंकि ये तो हम देते हैं। ये क्या है प्रूफ? व्हाट इज प्रूफ एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एविडेंस एंड प्रूफ? ऐसे कैसे कर रहे कि वेरिसिटी नहीं चेक हुई है, क्योंकि हमने जब पहले ही कह दिया कि एविडेंस किसका दिया जाएगा, या तो फैक्ट इन इशू का या रिलेवेंट फैक्ट का, तो चेक तो हम कर ही रहे थे। और आप ये भी जानते हैं कि जज और मजिस्ट्रेट के ऊपर ये पावर है कि वो जो भी आप देंगे वो पूछ सकता है कि अगर ये प्रमाणित हो गया तो किस तरह से रेलेवेंट है। तो वैलिडिटी चेक कर रहे हैं और ये भी चेक कर रहे हैं कि आप इससे अलग हट के ना दें, क्योंकि साक्ष्य का 3 नियम क्या है? द एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड ऑन फैक्ट इन इशू। In all cases, the best evidence must be given, and here's evidence is no evidence. no evidence। तो वैसे तो हम चेक कर ही रहे हैं। ये किस लिए कर रहे हैं? आप जिस वेलिसिटी की बात कर रहे हैं कि इसकी अप्रिशिएशन क्या करेगा मजिस्ट्रेट और ये कितना सच्चे है, ये तो बात की चीज है। हम तो सवाल ये पूछे हैं कि एविडेंस और प्रूफ में क्या अंतर है? एविडेंस के द्वारा प्रूफ एस्टेब्लिश किया जाता है। तो दूसरे शब्दों में इसको क्या कर सकते हैं? इट इज द इफेक्ट ऑफ एविडेंस। किस स्तर से वो प्रूफ हुआ है। तो हम इसके इफेक्ट की जब बात करेंगे तो ये है प्रूफ। जब एविडेंस का क्या इफेक्ट होगा तो ये प्रूफ है। अब ये देखना है कि हम किसी फैक्ट को कैसे एस्टेब्लिश करेंगे। कुछ चीजें हैं जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं, तो उसको प्रूफ नहीं करना है। क्यों नहीं? कोई जरूरत नहीं है कि एडमिटेड ही हो। देखिए चैप्टर 3 फैक्ट्स व्हिच डिड नॉट बी प्रूव्ड। वो फैक्ट जिनको साबित करने की आवश्यकता नहीं। बात कर रहे हैं उसमें क्या है जिस फैक्ट को हमें साबित करने की जरूरत नहीं है? ऐसे क्या चीज है? तो पहला कहता है कि नो फैक्ट ऑफ विच द कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस नीड बी प्रूव्ड। जुडिशियल नोटिस, न्यायिक अवेक्षा। ये कहता है कि इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। क्यों? और न्यायिक अवेक्षा है क्या? पहले ये तो समझ लें। व्हाट इज जुडिशियल नोटिस? जुडिशियल नोटिस क्या है जिसको साबित करने की जरूरत नहीं है? तो इसने कहा कि कुछ फैक्ट्स हैं जो हम अगले सेक्शन यानी सेक्शन 52 में उसने एक लिस्ट दी।
कहा कि द कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स। और देखिए शब्द क्या इस्तेमाल किया है इसने, द कोर्ट शैल टेक, मतलब न्यायालय इन तथ्यों की न्यायिक अपेक्षा लेगा। लेगा का मतलब इसे साबित करने की आपको जरूरत नहीं है, आप परेशान मत होइए, हमें मत बताइए, क्योंकि हम इसकी न्यायिक अपेक्षा लेंगे, हम इसका जुडिशियल नोटिस लेंगे। और वो फैक्ट क्या है जिसकी जुडिशियल नोटिस लेगा? देखिए एक लिस्ट बना रखी है उसने, उसको थोड़ा सा गौर से देखिए। ये पुराने लिस्ट से अलग है। अगर आपने पुराने एविडेंस एक्ट 1872 में देखा है जो लिस्ट, उससे अलग है। उससे बहुत सारी चीजें हटा दी गई हैं, कुछ चीजें ऐड की गई हैं। उसमें टोटल 13 पॉइंट से अभी इसमें कितने हैं? 11 या 12? 12। और ऐसा नहीं है कि उसने किसी एक को डिलीट किया है, कुछ चीजें इसने इंसर्ट भी की है। क्या कह रहा है ये? ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारतवर्ष में प्रचलित सारी विधियों की न्यायिक अपेक्षा न्यायालय करेगा। इसका मतलब क्या है? जितने भी एक्ट आएंगे, जितनी भी विधियां बनेंगे, रेगुलेशंस बनेंगे, नोटिफिकेशन होंगे, उन सब की जुडिशियल नोटिस किसको करनी है? कोर्ट को। क्योंकि ये कौन पड़ेगा? कोर्ट करेगा। इससे फायदा क्या होगा? मतलब हम मान लेना कि जज को सारे लॉ की जानकारी है। नहीं, क्या कह रहा है? द कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस, इसको लेना ही लेना है। ये तो एक पार्ट था। दूसरा देखिए, इंक्लूडिंग लॉज हैविंग एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। जो भारत के राज्य से बाहर भी लॉ हैं जिनका टेरिटोरियल ऑपरेशन, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन है, उसके भी जुडिशियल नोटिस लेगा कोर्ट। क्या मतलब हुआ? विदेशी विधि की बात कर रहा है या फॉरेन लॉ की बात कर रहा है? जैसे ऐसा कौन सा लॉ है? सिर्फ कहां लागू होता है? कैसी बात कर रहे हैं आप? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन पे जो बात हो रही है, वहां भी तो इंडिया का ही लैंड माना जाता है। तो ये कह रहा है कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन जहां है उन सभी लॉ की ये जुडिशियल नोटिस लेगा। एक हवाई जहाज जो इंडियन टेरिटरी में है लेकिन फॉरेन में रजिस्टर्ड है, उस पर किसका लॉ लागू होगा? किसका लॉ लागू होगा? हमने क्या सवाल पूछा? इंडिया की टेरिटरी में है, रजिस्टर्ड है, बाहर में, किसका लॉ लागू होगा? हाँ? दोनों का लागू होगा। क्योंकि रजिस्ट्री इसकी कहां है? बाहर में। और किस टेरिटरी में है? इंडियन टेरिटरी में है। अब उसी को अलर्ट दीजिए, इंडियन टेरिटरी में रजिस्टर्ड है और दूसरे और टेरिटरी में, दूसरे फॉरेन कंट्री में है, किसका लॉ लागू होगा? दोनों का। ये तो डिपेंड करना है एक्स्ट्रा टेरिटरी आपके क्या उसके साथ ट्रीटी जो है उस पर डिपेंड करता है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी पे कि आप क्या करेंगे। तो दोनों का लॉ लागू होगा। तो ये कह रहा है कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो ऑपरेशन है उसके कंसर्निंग भी। ये फॉरेन लॉ की बात कर रहा है क्या? फॉरेन लॉ की नहीं बात कर रहा है। जब दोनों का लॉ लागू हो रहा है तो फॉरेन लॉ लागू नहीं हुआ। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन हो रही है, वहां डिस्प्यूट अगर किसी तरह का उठता है कि आपका लॉ लागू होगा, हमारा लॉ लागू होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या सीन बनेगी? सेक्शन 39 क्या कहता है? किससे वो राय मांगेगा? फॉरेन लॉ के कंसर्निंग किससे राय मांग रहा है वो? हमने बताया था ना वो लिस्ट है जिसके कंसर्निंग वो राय मांगेगा, ओपिनियन मांगेगा। ये ओपिनियन इज द अनदर मैटर।
एंड जुडिशियल नोटिस इज अनदर मैटर। जुडिशियल नोटिस का मतलब क्या हुआ कि आप कोर्ट को ये मान के बैठे हुए हैं कि वो बहुत विद्वान है, उसको सारे लॉ पता है, उसकी विद्वता पे शक मत कीजिए और मान के चलिए कि उसको लॉ पता है। यही बात है ना। ये क्यों कह रहा है? ये जो द कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स, और साथ ही साथ इसने 51 में क्या कहा? नो फैक्ट ऑफ विच द कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस नीड बी प्रूव्ड, यानी इसका कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेगा उसको साबित करने की जरूरत नहीं है। साबित करने का भार किस पे होता है? ये तो जनरल नियम है। मतलब जो है आपको कोर्ट के सामने अपना फैक्ट एस्टेब्लिश करना है, और ये आपको उससे मुक्त कर रहा है ये कह के कि हमें ये पता है, आप हमें मत बताइए। कितनी सच्चाई है इसमें? आप कहिए कि सीनियर सिटीजन एक्ट है, उसके बारे में ये प्रोविजंस है जिसके तहत एविक्शन हो सकता है, तो कहेगा कि नहीं हो सकता है, तो उसकी जानकारी है। ये लॉ कहाँ का है? इंडिया का है। तो आप उससे क्या कहेंगे कि हमें तो साबित करने की जरूरत नहीं है, आप जुडिशियल नोटिस लीजिए? नहीं कहेंगे। अच्छा, चलिए पहले इसकी लिस्ट को देख लेते हैं, उसके बाद इसकी चर्चा। नोटिस क्या है? हाँ, वही तो मैं बता रहा हूं कि जुडिशियल नोटिस वो है जिसको कोर्ट जानता है, जिसको साबित करने की जरूरत नहीं है, जो कोर्ट इतना प्रवीण है, इतना स्किल्ड है कि उसके बारे में उसके ज्ञान पे आप प्रश्न चिन्ह मत लगाइए, वो उस चीज को जानता है। और ये जो आपके 12 लिस्ट दिए गए हैं, इस लिस्ट के कंसर्निंग आपको जो भी मैटर है उसके संबंध में कोई फैक्ट एस्टेब्लिश करने की बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर नहीं है। कोर्ट बहुत ज्ञानी है, इसको सब चीज की जानकारी है, और इसीलिए कहा कि जब आप न्यायाधीश बने हैं, कोर्ट हैं, तो आपको इसकी जुडिशियल नोटिस लेनी है। इसने क्या शब्द इस्तेमाल किया? द कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस। मतलब इस फैक्ट के कंसर्निंग कोई अगर बात है तो न्यायाधीश महोदय, मजिस्ट्रेट महोदय, इन सबको जानकारी है। कोर्ट खुद से लेगा, कोई देगा नहीं है सर? आप बता रहे हैं। पहली तो चीज ये है कि कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस, कोर्ट को खुद लेना है, क्योंकि कहां कुछ लिखा है? कुछ लिखा है, ये कौन देगा? द कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस। इसने कहा कोर्ट लेगा इन सब फैक्ट की, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? कोर्ट के ऊपर है। हम तो खुश हो गए, हमें लॉ पढ़ने की क्या जरूरत है? अरे वो तो सारे लॉ है ना, ऑल लॉज फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। प्रचलित विधियां क्या? प्रचलित विधि, जैसे कुछ विधियां ऐसी होती हैं जो आपको समय के बाद उसको सेट असाइड कर दिया गया, या अब वो प्रचलित नहीं है, उस तरह की विधि। लॉ के साथ हमेशा बात होती है कि लॉ द टाइम बीइंग इन फोर्स, मतलब वो विधियां जो इस वक्त प्रचलित है उसकी बात कर रहा है, जिसको रिपील नहीं किया गया, उस विधि की बात की जा रही है। क्योंकि रिपील्ड विधि से आपको क्या लेना देना है? वो तो इसे भी इन्फोर्स नहीं है, तो उसमें कोर्ट का समय क्यों बर्बाद करवाएंगे? वो तो इसे भी रिपील हो चुकी है। इसलिए इसने कहा ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग लॉज हैविंग एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। ये पहले नहीं था, ये अभी जोड़ दिया इसने। पहले यहीं तक था ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, अब इसने नया जोड़ दिया। ठीक है। दूसरा क्या कहता है? इंटरनेशनल ट्रीटी, एग्रीमेंट और कन्वेंशन विथ कंट्री और कंट्रीज बाय इंडिया और डिसीजंस मेड बाय इंडिया एट इंटरनेशनल एसोसिएशंस और अदर बॉडीज। ये भी आप लीजिए। द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। ये लिस्ट आपको थोड़ी देर के लिए
हालांकि अगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, अटेम्प्ट कीजिएगा तो इसको याद रखना होगा आपको, ये लिस्ट को क्या क्या है। बाकी चीजें कॉमन सेंस की चीजें हैं। द सील ऑफ ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल, इसके भी और क्या है, द सील ऑफ कोर्ट ऑफ एडमिरलिटी एंड मैरीटाइम जुरिसडिक्शन, नोटिस पब्लिक एंड ऑल सील्स विच may person is authorized to use by the constitution or by an act of parliament or state legislature or regulation having the force of law in India. The decision of office, name, title, function, signature of the person, filling of the time being any public office in any state, if the fact of their appointment of such office is notified in any official gazette, the existence, title and national flag of every country। अब बताइए ना, नेशनल फ्लैग ऑफ एवरी कंट्री, इसकी भी उसको जानकारी लेनी है। आपका जनरल नॉलेज पढ़ने की जरूरत है नहीं, वो तो कोर्ट बोलेगा आपको हर जानकारी। सोवरेन रिकॉग्नाइज्ड, यस हम ही लोग नहीं जाएंगे तो पहले से पढ़ के जाना। आप पहले से पढ़ के तो जाते हैं, लेकिन उस वक्त आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं कि हमको नहीं पता है, क्योंकि आप किसके ऊपर है, अगर आप मजिस्ट्रेट हैं, जज हैं, तो जुडिशियल नोटिस आपको लेनी है। द डिवीजन, देख रहे हैं, द डिवीजन ऑफ टाइम, डिवीजन ऑफ टाइम का मतलब अलग अलग हाँ, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के अकॉर्डिंगली जो टाइम चेंज होता है। द जियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड एंड द पब्लिक फेस्टिवल, fasts and holidays notified in the official gazette। नेशनल हॉलिडे कितना है? नेशनल हॉलिडे कितना है? इसने क्या कहा? हॉलिडे नोटिफाइड इन ऑफिशियल गजेट। हमने पूछा नेशनल हॉलिडे कितना है? कौन कौन? 15, 26, 2 अक्टूबर, ये सब अक्टूबर में आते हैं। 15, 26 जनवरी राइट, ऐसा आंसर दिया कीजिए। द टेरिटरी ऑफ इंडिया, द कमेंसमेंट, continuance and termination of hostility between the government of India and any other country or body or person, the name of the members office of the court and, अब देखिए, the name and the member and the officers of the court, सबको याद है नहीं दीजिए आपको, and their duties and subordinate officer, assistant and also of all officer acting in executing of its process and of advocates and other person authorized by the law to appear to act or act before it। advocates के भी नाम नहीं, हाँ क्या लिखा है? एडवोकेट्स एडवोकेट्स कौन है, बस इतना। एडवोकेट्स कौन है? एलएलबी का स्टूडेंट एडवोकेट है? नहीं है। एडवोकेट कब बन जाता है? एडवोकेट एक्ट 1961 में आपको इनरोल होना चाहिए। और वो इनरोलमेंट कैसे होती है? अभी ना, पहले नहीं, अभी ना पास करने का। 1961 से पहले क्या था? बैरिस्टर बाहर से पढ़ गया। बैरिस्टर तो लिखा नहीं है। नहीं, अब नहीं है, पहले था। और क्या कहता है? द रूल ऑफ द रोड एंड लैंड और एट सी, मतलब रोड पे, मतलब लैंड और सी पे जो रूल है रोड का, उसका इतना चीज जानना है, नोटिस करनी है जुडिशियल नोटिस किसको? कोर्ट को। और इस चीज को हमको प्रमाणित नहीं करना है। यहाँ तक क्लियर है? यह लिस्ट पहली बात समझ लीजिए कि कंप्लीट नहीं है, एग्जॉस्टिव नहीं है, यानी 12 है तो ऐसा नहीं है। अगर हम कहें कि एक स्त्री का गर्भाधान की अवधि होती है 280 दिन, हाँ 280 नहीं, तो अब देखिए 2 जजेस के हाथ डिस्प्यूट हो रहा है। हो सकती है। हाँ मतलब 9 महीना 200 प्रूफ है। एक कंक्लूसिव प्रूफ है। चलिए सर, इससे बाद में बात करेंगे। वो लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड के कंसर्निंग है सर। 280 दिन की जो बात हो रही है लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड के कंसर्निंग है। ये प्रिजम्पशन है कि अगर 280 दिन कोई महिला गर्भधारण करती है तो ठीक, ये इसका चर्चा है कहीं?
ऊंट एक पालतू जानवर है, इसकी चर्चा है कहीं? कुत्ता एक हिंसक जानवर है, ऐसा है क्या? लेकिन कहें कि टाइगर पालतू जानवर है। जनरल प्रूडेंट इसमें लिखा है कि ये इस लिस्ट में है, नहीं है? तो इसलिए हमने कहा यह लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? यह लिस्ट जो है वो तो है ही है, और भी अगर कोई चीज है जिसमें किसी विशेष जानकारी की आवश्यकता नहीं है, वो भी इनको जुडिशियल नोटिस लेनी है। सूरज पश्चिम से उगता है, सही है ना? क्या गलत है? क्या है? कोपरनिकस क्या कहा था? सूरज चलता है कि पृथ्वी चलती है? सूरज चलता है, कोपरनिकस कहा था, गैलीलियो का बताइए भला। देखिए सर, मेरी एक काइंड रिक्वेस्ट है आप लोगों से, थोड़ा जीके जीएस पे भी ध्यान दीजिए, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। नहीं सर, सही बोल रहे हो। तो इसलिए आपका ये वो क्या कहते हैं, जो जिस कोशिश में आप लगे हैं उसके लिए भी जरूरी है। सर, जो शायद जहर सुकरात को दिया गया कि कोपरनिकस को, उससे क्या फर्क? आप मेरी बात को क्यों नहीं समझते? वो जब बोला था कि ये भी जुडिशियल नोटिस लेनी थी? नहीं, इसकी जुडिशियल नहीं लेनी थी, इतिहास का विषय नहीं है। हैं? आइए नीचे आते हैं। प्लेटो को दिया गया सर अरस्तु को नहीं दिया। और अरे सर, थोड़ा सा शांत रहिए। आइए इस पे ध्यान दीजिए, नहीं तो पता चला जहर हमको पीना पड़ जाएगा। इन द केसेस रेफर्ड इन सब सेक्शन 1, ये कह रहा है क्या, जो सब सेक्शन 1 में अभी आप लोगों ने जो लिस्ट देखी 12 का, एंड ऑल्सो ऑन ऑल मैटर्स ऑफ पब्लिक हिस्ट्री, लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स, the court may resort of it aid to appropriate books or documents to reference, and if the court is called upon, देखिए यहां तक समझ लीजिए क्या क्या चीज के लिए उसको चाहिए बुक? पब्लिक हिस्ट्री, लिटरेचर, साइंस, आर्ट। अब सेकेंड लाइन पे, and if the court is called upon by any person to take judicial notice of any fact, क्या कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति कोर्ट से ये डिमांड करता है कि आप जुडिशियल नोटिस लीजिए, तो कोर्ट क्या करेगा? इट में रिफ्यूज। इट में रिफ्यूज किस लिए? जी नहीं, इट में रिफ्यूज टू डू सो अनलेस एंड अनटिल such person produces any such book or document as it may consider necessary to enable it to do so। अब आप बताइए, इससे आप क्या समझे? अगर कोई व्यक्ति कहता है कि इस किसी खास फैक्ट का जुडिशियल नोटिस लीजिए, तो कोर्ट इनकार कर सकता है जब तक कि वह व्यक्ति उसके कंसर्निंग क्या नहीं प्रस्तुत कर दे। तो बात क्या होगी घूम के? हम तो आपको विद्वान समझे थे, हमने आपसे रिक्वेस्ट किया कि जुडिशियल नोटिस लीजिए, तब कहे कि नहीं लेंगे, और तब तक नहीं लेंगे जब तक बुक या डॉक्यूमेंट जो हमको मतलब कोर्ट को इनेबल बना सके। पहली बात तो ये कहता है कि कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस, उसको लेना ही लेना है। दूसरी जगह ये कहता है कि यह इनकार कर सकता है। इन दोनों में क्या समझे आप? सर, मौका तो मिलना चाहिए। मौका किसको? इसका मतलब यह है कि कोर्ट पे बैठा हुआ मतलब जज भी एक आदमी है, उसको इतना बड़ा विद्वान मत समझिए, और कंप्यूटर तो बिल्कुल भी मत समझिए कि उसके अंदर डेटा फिक्स है और आपने बटन दबाया नहीं कि आंसर आ जाएगा। तो ये अच्छी बात है कि उसका ईगो न टकराए और वो खुद बोले कि अच्छा हम लेंगे जुडिशियल नोटिस, आप हमें बुक या डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करवा दीजिए।
बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए हमने कहा ना कि जुडिशियल नोटिस एक तो हमारा जो मेन कंसर्न था कि जब प्रूफ करने के लिए हम जा रहे हैं तो पहली चीज यह है कि जुडिशियल नोटिस की लिस्ट में जो चीज है उसको साबित करने की जरूरत नहीं है। जुडिशियल नोटिस लेगा और साबित करना ये दो चीजें हैं। जैसे ही वो जुडिशियल नोटिस ले लेगा उस फैक्ट को साबित करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं? आइए 53 जुडिशियल नोटिस क्या है समझे या अभी तक नहीं समझे? क्या है जुडिशियल नोटिस? ये एक प्रेजम्पशन है, अंडरटेकिंग। बिल्कुल ये एक प्रेजम्पशन है कि कोर्ट इन सब चीजों को जानता है। सेल्फ प्रिज्यूम में प्रिज्यूम कंक्लूसिव प्रूफ छोड़ दीजिए, ये प्रेजम्पशन है कि कोर्ट इन चीजों को जानता है, और जानता है तो उसको बेवजह याद दिलाने की जरूरत नहीं है। जैसे आपका नाम जो भी है, हम अगर कहें कि आपका नाम ये है तो कहें क्यों बता रहे हैं आप हमें? आपका नाम तो आप खुद जानते हैं ना। तो सेम चीज वहां है कि कोर्ट होने की वजह से उसको पता है कि इन सब चीजों को जानकारी है। अदरवाइज प्रैक्टिकली ये है कि किसी भी संसार के व्यक्ति को पूरे लॉ की जानकारी हो ही नहीं सकती है, इम्पॉसिबल है। तो हमने ये प्रोविजन क्यों बनाया? क्योंकि अगर लॉ है तो एग्जिस्टेंस में है, वो तो कहीं बुक में है, कहीं भी है, उसको साबित क्या करना है? वो तो लॉ है। और अगर ये छोड़ दें कि जज साहब जानते हैं तो जज साहब जानते हैं, और अगर हम कहते हैं कि आप जुडिशियल नोटिस लीजिए तो कहेंगे कि ले आओ बुक, ले आओ ट्रीटाइज। तो ये दोनों ही उनके पास है, लेकिन इन दोनों बातों में कोई फर्क दिखा आपको? जुडिशियल नोटिस लेना और साबित हो जाना, क्या दोनों एक चीज है? क्योंकि जुडिशियल नोटिस को साबित करने की जरूरत नहीं है, तो ये ऑलरेडी साबित है। अनटिल अनलेस तो जब वो बुक मांगेगा तो नहीं, हम देंगे ना। अरे तो मांगेगा कौन? मांगेंगे नहीं। सर मेरी बात समझिए और थोड़ा ध्यान से सुनिए, बीच में बार बार नहीं बोलिए। इसका वजह है कि ध्यान से सुनिएगा तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी सवाल पूछने की। हम ये बोल रहे हैं आपको कि कोर्ट से जब कोई व्यक्ति जुडिशियल नोटिस लेने के लिए कहता है तब का वो कंडीशन है कि हमें बुक लाइए, डॉक्यूमेंट लाइए। अदरवाइज अगर कोई नहीं कहता है तो कोर्ट को जुडिशियल नोटिस लेनी है। इस फर्क को समझ रहे हैं ना? लास्ट पैरा देखा आपने? क्या लिखा है? इफ द कोर्ट इज कॉल्ड अपॉन बाय एनी पर्सन टू टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ एनी फैक्ट, कोई पर्सन जब कह रहा है तब इट मे रिफ्यूज टू डू सो अनलेस एंड अनटिल सच पर्सन मतलब वही पर्सन जो बोल रहा था produces any such book or document as it may consider necessary to enable it to do so. अदरवाइज की जरूरत नहीं है, जब कोई व्यक्ति कहेगा तब। अदरवाइज वो इसकी ड्यूटी है, द कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस, कोर्ट को लेना ही लेना है जुडिशियल नोटिस। लेकिन हमने क्या कहा कि ये जो लिस्ट है 12 की, ये एग्जॉस्टिव नहीं है। आपने कह दिया कि लायन पालतू जानवर है, इसकी जुडिशियल नोटिस लीजिए, इस लिस्ट में है। तो कोर्ट क्या कहेगा कि हमें डॉक्यूमेंट लाइए, हमें कोई बुक दीजिए, तो क्या कहिएगा? मां दुर्गा उस पे बैठ के सवारी करती हैं, इससे बहुत सगा प्रमाण है कि वो पालतू है। सर्कस में रिंग मास्टर उसको दौड़ाता है, इसका मतलब है कि वो पालतू है। आप यही सब बोलिएगा ना? तो क्या जनरली लायन पालतू है? बात को समझिए, ठीक है? इसलिए हमने कहा कि यह लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है।
आइए, नो फैक्ट नीड्स टू बी प्रूव्ड। यानी कि पहला तो हमें क्या नहीं साबित करना है, जुडिशियल नोटिस। दूसरा, फैक्ट्स एडमिटेड। जो फैक्ट एडमिट कर लिया गया, क्या कहता है, नो फैक्ट नीड्स टू बी प्रूव्ड इन एनी प्रोसीडिंग विच द पार्टीज देयर टू और देयर एजेंट। किसकी बात कर रहा है, किसने एडमिट किया, पार्टी और एजेंट। एट द हियरिंग कब किया, हियरिंग से पहले और बिफोर द हियरिंग, या फिर रूल ऑफ प्लीडिंग में। ये फैक्ट्स जो एडमिट होगा वो किसके द्वारा और कब। तो पता है कि अगर हियरिंग के पहले कोई एडमिशन हो चुकी है, ड्यूरिंग हियरिंग एडमिशन हो चुकी है, या रूल ऑफ प्लीडिंग में कुछ इस तरह की बात है, तो वो फैक्ट एडमिटेड हो जाएगा और उसको साबित करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिए, क्या कहता है, दे एग्री टू एडमिट बाय राइटिंग अंडर देयर हैंड्स और विच बाय एनी रूल ऑफ प्लीडिंग इन फोर्स एट द टाइम दे आर डीम्ड टू हैव एडमिटेड बाय देयर प्लीडिंग। यानी रूल ऑफ प्लीडिंग के तहत अगर कुछ चीजें हैं, आपको पता है रूल ऑफ प्लीडिंग में कब एडमिट करते हैं, ऑर्डर 8 रूल 5, इसमें एक व्यवस्था है कि अगर आपने प्लिंट, ये रिटन स्टेटमेंट का है ऑर्डर 8, आपने प्लिंट के सभी पैरा को स्पेसिफिकली डिनाई नहीं किया, तो ये मान लिया जाएगा कि आपने उस पैरा में जो कुछ भी था उसको एडमिट कर लिया। आप रिटन स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं और किसी पैरा को आपने छोड़ दिया, उसका स्पेसिफिकली डिनायल नहीं किया, तो ये माना जाएगा कि उस पैरा में जो कुछ भी था आपने एडमिट कर लिया और ये डीम एडमिशन है और ये इसको फिर साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, ऑर्डर 12 रूल 6, ये एडमिशन का ऑर्डर है जिसके आधार पे, एडमिशन के आधार पे जजमेंट पास किया जा सकता है। जो भी एडमिशन आपने किया है उसके अकॉर्डिंगली जजमेंट हम पास कर देंगे। आप हमें ये बात बताइए, रूल ऑफ प्लीडिंग क्रिमिनल लॉ में भी चलता है क्या? रूल ऑफ प्लीडिंग क्रिमिनल लॉ में चलता है? कहाँ चलता है? तो जहां पढ़े हैं वहीं फुल स्टॉप लगा दीजिए। हमारे पास दो तरह के केसेस होते हैं, सिविल मामला, क्रिमिनल मामला। सीपीसी कहां लागू होती है? सिविल मामलों में। या रूल ऑफ प्लीडिंग कहां चलता है? सिविल मामलों में। सीपीसी का रूल है ना ये, क्रिमिनल मामले में कहां से लागू हो जाएगा ये? इस बात को समझ रहे हैं? तो एक मान लें कि ये जो सेक्शन 53 है ये सिविल मामलों के लिए है,
अब आइए फिर से सेक्शन को पढ़िए। नो फैक्ट नीड्स टू बी प्रूव्ड इन एनी प्रोसीडिंग। प्रोसीडिंग जब हम कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? कार्रवाई, कार्यवाही की कार्यवाही। दो शब्द है ना आपके पास। कार्यवाही, कार्यवाही, इन दोनों में क्या फर्क होता है? हाँ, कार्यवाही प्रोसीडिंग। वेरी गुड। और कार्यवाही? एक्शन। शाबाश, दैट इज एक्शन। हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे, आपके विरुद्ध कार्रवाई चल रही है, समझ रहे हैं? तो ये क्या कर रहा है कि कार्रवाई यानी प्रोसीडिंग्स की बात कर रहा है। विच द पार्टीज देयर टू और देयर एजेंट एग्री टू एडमिट एट द हियरिंग। हियरिंग तो दोनों मामले में होगा ना, सिविल मामलों में भी और क्रिमिनल मामलों में भी। हियरिंग ऑन विच बिफोर द हियरिंग। बस बिफोर द हियरिंग का क्या मतलब है? हियरिंग के पहले एडमिट कर लिया कोई फैक्ट, इसका मतलब बताइए। ठीक कहा उन्होंने। देखिए, हमने कहा था कि कॉन्फेशन या एडमिशन दो तरीके होगा, एक तो एक्स्ट्रा जुडिशियल और एक जुडिशियल। जुडिशियल कॉन्फेशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल कॉन्फेशन, जुडिशियल एडमिशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन। क्योंकि एडमिशन की परिभाषा दी गई है, कॉन्फेशन की परिभाषा नहीं दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक्स्ट्रा कार्रवाई के पहले, कार्रवाई जब चल रही है इससे पहले अगर आपने किसी थर्ड पर्सन को कोई बात कही तो आपने क्या किया? या तो एडमिशन किया या कॉन्फेशन किया। ए ने किसी का मर्डर किया और जाके बी को बोलता है, जो कि कोर्ट के बाहर है, और उसको जाके बोलता है कि आज हमसे एक बहुत बड़ी गलती होगी, हमने एक व्यक्ति की हत्या कर दी। ये क्या है? एक्स्ट्रा जुडिशियल कॉन्फेशन है। एडमिट कर लिया इसने। कहां एडमिट किया? कोर्ट में? कोर्ट में नहीं किया है, इसलिए बिफोर हियरिंग। अभी हियरिंग शुरू नहीं हुई, उससे पहले, लेकिन फैक्ट को एडमिट कर लिया। अभी हम लोग चर्चा करेंगे इस पे। दे एग्री टू एडमिट बाय एनी राइटिंग अंडर देयर हैंड। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होती है, उसका अगर कोई मैटर है, उसमें कोई क्लॉज है जहां वो पार्टी एडमिट करता है किसी फैक्ट को, वो भी तो एडमिटेड फैक्ट है ना। और विच बाय एनी रूल ऑफ प्लीडिंग इन फोर्स। रूल ऑफ प्लीडिंग इन फोर्स का मतलब वही कि आपने स्पेसिफिकली अगर प्रिंट के किसी पैरा को डिनायल नहीं दिया तो वो मान लीजिएगा कि आपने एडमिट कर लिया। ये डीम्ड एडमिशन है और इस एडमिशन के आधार पे जजमेंट पास की जा सकती है। ऑर्डर टू रूल 6 कहता है। बात समझ रहे हो? At the time they are deemed to have admitted by their pleadings। यानी लमसम में क्या बात निकल के आई कि फैक्ट एडमिटेड need not be proved। हमारा पहला सवाल, क्या ये सेक्शन 53 सिर्फ सिविल मामलों में लागू होगा? दूसरा, इसको भी देख लीजिए। प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिप्शन रिक्वायर द फैक्ट्स एडमिटेड टू बी प्रूव्ड अदरवाइज देन बाय सच एडमिशंस। इसका मतलब एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि जो फैक्ट एडमिट कर लिया उसको साबित करने की जरूरत नहीं है, दूसरी तरफ कोर्ट के ऊपर डिस्कशन, कोर्ट के ऊपर ये पावर देती है कि कोर्ट जब चाहे तो ऐसा एडमिशन को अदरवाइज प्रूव करने की डिमांड कर सकता है। क्यों? मे बी आपका एजेंट है। एजेंट कौन है? वकील साहब है या नहीं है?
एडवोकेट एजेंट है क्लाइंट का? अभी तक डाउट है? एजेंट है तो आपके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली ना काम करता है, तभी तो आप कहते हैं कि हमारे क्लाइंट की तरफ से इस तरह के कंसर्निंग कोई इंस्ट्रक्शन प्राप्त नहीं हुआ है। ये किस हैसियत में आप कहते हैं? क्योंकि आप एजेंट हैं, क्लाइंट ने आपको नहीं कहा। इन केस अगर वो, देखिए कौन कह रहा है, पार्टीज और एजेंट, अगर एडमिट कर लेता है कोई फैक्ट मतलब हाँ उन्होंने खून किया है, आप तुमको विश्वास पे लेके केस लगवा रहे थे, हाँ उनका 25 लाख बकाया है, आपने एडमिट कर लिया, तब इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। एफिडेविट कौन देता है? एडवोकेट देता है क्या? हाँ पक्षकार देता है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे में कोर्ट मान ले वकील साहब की बात और जजमेंट दे दे इस पे फैक्ट एडमिटेड? या जैसा कि इन्होंने कहा कि मान लीजिए फ्रॉड के द्वारा कोई एडमिशन किया गया, कोई क्वेश्चन है, एंटी इन्फ्लुएंस है, उसके अकॉर्डिंगली कोई अगर एडमिशन आती है तो कोर्ट मान ले, क्योंकि नियम क्या कहता है, फैक्ट एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड। क्योंकि फैक्ट एडमिटेड है, अब आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हाँ वो सब ठीक है, हम तो इसकी जहां भी आएगा तो लागू तो यही सब नियम होंगे ना। अब बताइए क्या होना चाहिए और ऐसा क्यों? आपने कोर्ट की कार्रवाई को देखा है, दो तरह के जज होते हैं। एक तो वो जो इन्वेस्टिगेटर की भूमिका में रहते हैं, बात बात पे सवाल पूछेंगे, और एक वो जो साइलेंट एम्पायर की भूमिका में होते हैं, कुछ नहीं पूछेंगे, बात सुनेंगे खाली। तो ये जो ट्रेंड है जज का, वो क्या देखता है? साइलेंट एम्पायर वाला ये लागू करेगा नहीं, लेकिन जो बात बात पे सवाल पूछ रहा है, जो इनकस्टेरियल और कैपेसिटी में है, वो उसको क्या कहेंगे आप? वो तो इसको इसलिए भी करेगा क्योंकि एजेंट हो सकता है, एजेंट मतलब पार्टीज या जो भी है, वो ये हो सकता है कि वो किसी इन्फ्लुएंस में, किसी लालच में, किसी फ्रॉड के तहत आपके फैक्ट को एडमिट कर रहा हो तो हम मान लें, इसलिए हमने यह प्रोविजन दिया है। नट सेल में क्या घूम के आया कि हमें किस फैक्ट को साबित करने की जरूरत नहीं है? पहला जुडिशियल नोटिस, दूसरा फैक्ट एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड, तीसरा एडमिटेड फैक्ट, फैक्ट एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड, तीसरा होता है प्रिजम्पशन। जैसे कोई व्यक्ति 7 साल से उन लोगों के द्वारा, जिनके द्वारा उनका सुना जाना चाहिए था, नहीं सुना गया, क्या प्रिजम्पशन है? कोई व्यक्ति मर चुका है, ये है ना? तो इसको साबित करने की जरूरत है, ये प्रिजम्पशन है, इसके अकॉर्डिंगली इसको साबित करने की जरूरत नहीं है। आप हमें एक बात बताइए, हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये जो आपकी इंजरी रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, इसको साबित करने की जरूरत होती है? क्यों? वो तो रिटर्न में इंजरी रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये जो डॉक्टर्स देते हैं, इसको साबित करने की जरूरत है? नहीं। क्यों? डॉक्टर बहुत ईमानदार हैं, कुछ गलतियां नहीं करेंगे,
कहाँ है प्रोविजन? डॉक्टर का क्रॉस होता है कब? इस चीज को समझ लीजिए आप लोग, क्योंकि वो जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS है किसी के पास? यस देखिए सेक्शन 330 क्या कहता है वो? जब कोई एक्यूज्ड या प्रोसिक्यूशन कोई डॉक्यूमेंट फाइल करता है तो उसकी एक लिस्ट बनाई जाती है, लिस्ट बनती है। जब लिस्ट फाइनल हो जाती है तो उनको 30 दिन का समय दिया जाता है। क्या करने के लिए? कि इसके जेन्युइननेस को अगर आपको कुछ कहना है तो कहिए, अदरवाइज ये हम मान लेंगे कि सही है। कोर्ट के ऊपर डिस्कशन है, वो चाहे तो इस टाइम को बढ़ा सकता है। अगर उन्होंने जेन्युइननेस को चैलेंज नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो ये मान लेंगे ना कि ये डॉक्यूमेंट सही है। तो लिस्ट प्रोसिक्यूशन जब साहब पेश करेगा तो उसमें इंजरी रिपोर्ट होगी, उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगा। ये लिस्ट कौन प्रस्तुत करेगा? एक्यूज्ड करेगा कि प्रोसिक्यूशन करेगा? प्रोसिक्यूशन करेगा। तो इसको साबित किया जाए। देखिए सेकंड प्रोविजन क्या कह रहा है उसका। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन 330 The list of documents shall be in such form as the state government proviso second proviso provided that the court may in its discretion relax the time limit with the reason to be recorded in writing. एक और प्रोविजो है ना, Provided further that no expert shall be called to appear before the court unless the report of such expert is disputed by any of the parties to the trial. क्या समझ रहे हैं? पहला सीन समझ लीजिए अच्छी तरह से। प्रोसिक्यूशन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करेगा, एक्यूज्ड डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करेगा, दोनों की लिस्ट तैयार होगी। लिस्ट कंप्लीट होने के बाद कितने दिनों का समय दिया जाएगा? 30 डेज। 30 दिन के अंदर बताइए कि जेन्युइननेस के बारे में आपको कुछ कहना है कि नहीं। अगर आपने नहीं कहा तब मान लेंगे कि सारे सही है। ये प्रोविजन देखिए वो कहता है कि अगर कुछ इस तरह की बात है कि एक्सपर्ट को हम, तब एक्सपर्ट मतलब कौन हुआ? पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक्सपर्ट, इंजरी रिपोर्ट एक्सपर्ट, उन लोगों को हम तब तक नहीं बुलाएंगे जब तक कि आप उस लिस्ट में जो डॉक्यूमेंट है उसके जेन्युइननेस को क्वेश्चन नहीं किया है। इसलिए जो आपने कहा ना कि उनको क्रॉस किया जाता है, वो उसी लिए क्योंकि उसके जेन्युइननेस को हम क्रॉस करते हैं। जी उसमें 297 में होगा, आपके पास है क्या? ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मामला हमने क्या कहा था कि दो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो एग्जॉस्टिव है या नहीं है? एग्जॉस्टिव है या नहीं है भारतीय साक्ष्य अधिनियम? चलिए विराट बताइए कैसे है और कैसे नहीं है। सर नहीं है, क्योंकि इसका सेक्शन 2 का सबक्लॉज 2 में दिया हुआ है क्या? वो तो डेफिनेशन सेक्शन है, उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ? वो तो डेफिनेशन सेक्शन है, उससे केस लॉ में है तो सर कहीं और भी कुछ दे रखा है। हम हाँ कहीं और भी प्रोविजंस है ना, जैसे कमिश्नर नियुक्त होता है, जी सर, हाँ। वो चीजें हैं। NDPS में
हाँ, उन सब जगहों पे अपना वो है, वहाँ का है, स्पेशल एक्ट है जहाँ एविडेंस अपने तरीके से ले जाते हैं, उस जगहों पे है, इसलिए एग्जॉस्टिव नहीं है। और है कैसे? क्योंकि जो मामले इसमें दिए गए हैं उस मामले के कंसर्निंग एग्जॉस्टिव है। समझ रहे हैं? ठीक है, आपका सही आंसर था, है भी और नहीं भी। ठीक है, यहां तक समझ गए। तो अब आपके, हाँ यस, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ऐसा रहेगा तब देख लीजिएगा, क्योंकि आप ही का सवाल था ना कि ज्यूरी तो है नहीं सर, लेकिन मोर देन वन आंसर है, क्या करें सर? तो ऑल ऑफ द अबव है सर। हाँ हाँ, इसलिए ठीक है। आइए, तो हम लोगों ने देखा कि क्या क्या चीजों की साबित करने की जरूरत नहीं। पहला जुडिशियल नोटिस, दूसरा फैक्ट एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड, और तीसरा प्रिजम्पशन। और ये भी हम लोग देख लिए हैं। एक सवाल जो रह गया कि क्या सिर्फ ये सिविल मामलों में लागू होता है? सिविल मामलों में, क्योंकि अभी हम लोग जो सेक्शन देख रहे थे ये कहां से आया? क्रिमिनल मामलों में। मैक्सिमम केसेस में सिविल मामलों में लागू होता है, क्योंकि इसमें जो शब्द इस्तेमाल किया है, Proceeding. हाँ, नहीं प्रोसीडिंग के अलावा इसने जो कहा कि प्लीडिंग एडमिटेड बाय देयर प्लीडिंग, प्लीडिंग का अर्थ कहां दिया गया है? CPC. कौन से? क्या सर, तुक्का नहीं मारा कीजिए। ठीक है, आइए, यहां तक क्लियर है। ये चैप्टर इतना ही था, यानी चैप्टर 3 हम लोग, अरे 6 है सर, क्यों हल्ला कर रहे हैं? चैप्टर 1 में बात पार्टी ऑफ द सूट है। हमारा नया चैप्टर Oral evidence. चैप्टर 4। और पहले ये बताइए कि एविडेंस की परिभाषा कहां दी गई है? एविडेंस की परिभाषा कर दी गई है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 2 का 2(1)(b). 1 2 3 नहीं है सर, 2E है, सही है। 2(1) का ई में 2(1) का ई में, उसमें क्या है? एविडेंस, और दो तरह का एविडेंस है, ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, यही होगा। हाँ। और हमें एविडेंस क्यों देना है? क्योंकि फैक्ट को प्रूव करना है। वहां तो हम लोग देख लिए ओरल एविडेंस की परिभाषा क्या कहती है? कोई भी स्टेटमेंट किसके द्वारा, कौन दे रहा है एविडेंस? यही सब चीजें ना आप लोग का ध्यान भटकाती है। एविडेंस कौन दे रहा है? किससे अपेक्षा कर रहा है कोर्ट? यस, विटनेस। परिभाषा पढ़िए, अपने मन से नहीं बोलिए। देखिए क्या कहता है परिभाषा, अपेक्षा करता है या रिक्वायर्ड, और क्या है? परमिट करता है। किसको? विटनेस को। और क्या चीज देगा वो? ये स्टेटमेंट देगा या और क्या है? डेफिनेशन हमेशा याद रखा कीजिए, आपके इंटरप्रिटेशन में बहुत काम करेगा। नहीं तो हम कुछ भी बोलेंगे, आप उसका कुछ और भी अर्थ लगाते रहेंगे। देखिए, पढ़िए डेफिनेशन एविडेंस की, ओरल एविडेंस की परिभाषा। क्या है? All statements including statements given electronically which बस यहीं पे रुक जाइए। ऑल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग
आगे Statements given electronically, इलेक्ट्रॉनिकली मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया गया। कैसे? वॉइस रिकॉर्डिंग हम लोग अभी चर्चा करेंगे वॉइस रिकॉर्डिंग कब डॉक्यूमेंट्री बन जाता है, कब वो ओरल रहता है। जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति जो कुछ भी कह रहा है उसका ओरल एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है? क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं होती है कोर्ट में? विटनेस की होती है। विटनेस की हो सकती है या नहीं हो सकती है? हो सकती है। आइए पढ़िए आगे। किस चीज के संदर्भ में देता है? Which the court permits or requires to be made before it by witnesses in relation to matter of fact under inquiry, and such statements are called oral evidence. Under inquiry, in relation to the matter under inquiry, यानी विटनेस जब वो गवाही देता है तो इंक्वायरी किस चीज में रहता है? कोर्ट इंक्वायरी कर रहा है किस चीज के संदर्भ में? जो मैटर रिलेशन है, जिस चीज का भी है, फैक्ट एंड इशू हो उसके कंसर्निंग, या रिलेवेंट फैक्ट हो उसके कंसर्न, जो इंक्वायरी कर रहा है उसके कंसर्निंग। घर पे देगा, कहाँ लिखा हुआ है? कोर्ट परमिट कर रही है या रिक्वायर कर रही है? कहाँ? टू बी मेड बिफोर इट, टू बी मेड बिफोर इट, कोर्ट के कोर्ट का डिस्क्रिप्शन होगा। इसको थोड़ा सा ऐसा समझिए, अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो रही है तो कोर्ट के सामने ही हो रहा है ना। तो ऐसा नहीं है कि ऑफिस में हाँ ऑफिस में इन कैमरा प्रोसीडिंग में भी तो विटनेस जो है कैमरे पे दिख रहा है ना, तो सामने ही है ना, वो चाहे कितना भी दूर हो, कोर्ट के तो सामने है। उसका ऑडियो विजुअल आपको सुनाई दे रहा है, आपका ऑडियो विजुअल उसको सुनाई दे रहा है, तो एक दूसरे के सामने ही है ना। उसने कहीं डिस्टेंस मेंटेन करने की बात की है क्या कि कितना फिजिकल डिस्टेंस होना चाहिए? इस तरह की तो कोई बात है नहीं। जिन पे जो बारीकियां हैं उसको ध्यान में रखिए। पहली बात, ओरल एविडेंस कौन देगा? विटनेस देगा। कोई परेशानी होगा एज ए विटनेस होगा, क्योंकि हमने जो एविडेंस के 3 रूल्स बना रखे हैं उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा? हियर्स एविडेंस इज नो एविडेंस। नो एविडेंस, यानी अगर कोई वैसा व्यक्ति है जिसने सिर्फ सुन रखा है उसके कंसर्निंग वो नहीं हो रहा। सुन रखा है किससे? किसी और से। ठीक है, पहली चीज। आइए अब देखते हैं, चूंकि हमें 2 तरह का एविडेंस करना है, एक तो ओरल एविडेंस, दूसरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो ये जो चैप्टर 4 है आपका, ये किसके कंसर्निंग है? ऑफ ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस। आइए, ऑल फैक्ट्स, सभी चीजों का, एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट में बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस किसका देंगे आप? सभी चीजों का। किसको छोड़ देंगे? जो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट है उसके अलावा। उसका भी होगा, पहले देख लीजिए। अगर हम ये कहें कि ये पूरा सर्किल ओरल एविडेंस है, इसमें शामिल है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इसमें शामिल है सर्कमस्टांशियल एविडेंस, ये सही है। कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स को छोड़कर सभी कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को छोड़ के सभी चीजों का ओरल एविडेंस दिया जाएगा। ऑल फैक्ट्स
Except the content of मे बी proved by oral. प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। जिस वक्त आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रस्तुत करना चाहेंगे उस वक्त कोर्ट को क्या बोलेंगे? कुछ तो बताएंगे ना कि हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। ये किसके द्वारा बताएंगे? तो ऐसे ही वो तो ऑरली ही बोलेंगे। ऑलरेडी रहता है वही लोग। किसके पास? इसकी जब हम लोग सेकेंडरी एविडेंस देखेंगे तो सेकेंडरी एविडेंस का ओरल एविडेंस दिया जाता है डॉक्यूमेंट्री के एविडेंस के कंसर्निंग। अभी हम लोग सेकेंडरी एविडेंस में नहीं आए हैं, अभी के लिए बस इतना ही समझ लीजिए, फिर हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। ये किस तरीके का एविडेंस है? ये किस तरीके से प्रूफ किया जाता है? चेन ब्रेक नहीं होना चाहिए, लेकिन आप दे क्या रहे हैं? ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस ही दे रहे हैं ना। हमने उस व्यक्ति को उतनी रात को उस व्यक्ति के साथ देखा, उसके बाद हमने उसे अकेले जाते हुए देखा, आते वक्त उसके शरीर पे खून के निशान थे, वो लंगड़ा के चल रहा था। ये सब जो आप बोल रहे हैं ये क्या कर रहे हैं? ओरल एविडेंस के द्वारा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को प्रूव कर रहे हैं। तो ये सब के सब ओरल एविडेंस है। लेकिन तब यह है कि अगर कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट है तो उसकी चर्चा हम डॉक्यूमेंट एविडेंस में करेंगे, क्योंकि अभी कंफ्यूज हो जाएगा। चलिए आइए। तो इसने कहा कि जो भी फैक्ट है अगर कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट को छोड़ दिया जाए तो सब के सब किसके द्वारा साबित किए जा सकते हैं? ओरल एविडेंस के द्वारा। आइए, अब ये जो आपके लिए है ये सेक्शन 55, ये इंपॉर्टेंट है। उसमें आपसे सवाल इस तरह से पूछता है कि इन each and every cases the oral evidence must be direct. Explain it. क्या मतलब हुआ इसका? उसका मतलब इसी सेक्शन 55 में देखिए क्या कह रहा है। Oral evidence shall in all cases whatever be direct. इसका मतलब हमने किस चीज को अपवर्जित कर रखा था? हियर्स एविडेंस इज नो एविडेंस। तो डायरेक्ट का मतलब, अब आइए देख लीजिए आराम से, बहुत साफ साफ शब्दों में लिखा है। ए फैक्ट विच कुड बी सीन इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ ए विटनेस हु सेज ही सॉ इट। जो कुछ भी देखा जा सकता है वो उस व्यक्ति के द्वारा ही साक्षी दिया जाएगा जिसने उसे देखा है। यानी अगर किसी का मर्डर हुआ है तो एक व्यक्ति ये कहता है कि मैंने देखा है कि ए ने बी का मर्डर किया है। एक दूसरा व्यक्ति है जो कहता है कि ए ने हमसे कहा कि हमने देखा है कि ए ने बी का मर्डर किया है। इन दोनों में किसका साक्ष्य दिया जाएगा? दो तरह के व्यक्ति आ गए ना। घर जाके वो अपनी वाइफ से कहता है कि आज सड़क पे जा रहे थे, हमने एक व्यक्ति का मर्डर होते हुए देखा। वाइफ का साक्ष्य लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हियर्स एविडेंस, उसने देखा नहीं है, उसने अपने पति के माध्यम से उस देखे हुए तथ्य को प्राप्त किया है। ठीक है, ये तो देखने की बात होगी। आप खुद सोचिए ना नेक्स्ट क्या होगा, क्योंकि फैक्ट क्या है? जो परसीव्ड बाय सेंस ऑर्गन। तो एक ने देखा, नेक्स्ट क्या होगा? सुना। नहीं, a fact which could be heard, it must be the evidence of witness who says he heard it. बम फटा, उसकी आवाज सुनाई दी, एक व्यक्ति को हत्या की जा रही थी, वो चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ मुझे, किसी कोई मार रहा है। ये किसी ने सुना नहीं, उसने देखा नहीं, सिर्फ सुना। तो वैसी स्थिति में किस व्यक्ति का साक्ष्य लिया जाएगा? जो उसने सुना। चलिए हम आंख से देख लिए, कान से सुन लिया, अब क्या बचा? महसूस कर। वो यस, महसूस करना। हाँ, तो महसूस में क्या बच गया? एक तो जीभ है तो टेस्ट बच गया, स्किन है तो टच बच गया, और क्या बच गया? स्मेल बच गया। तो क्या कहेंगे
कि हमने उसको सूंघा और उसके पीछे दौड़ के चला गया, ऐसा कहते हैं क्या? नहीं, कुछ लोग खास किस्म के परफ्यूम लगाते हैं। मान लीजिए वो रात को मर्डर हो रही है और खास किस्म का परफ्यूम उसको महका, वो परिचित था उसका उस परफ्यूम से, बोला कि मुझे इस तरह की परफ्यूम उस वक्त थी, हमने देखा नहीं सुना नहीं, बट हमने उसको सूंघा उस परफ्यूम को। तो ये एज ए विटनेस ओरल एविडेंस देने आ सकता है, आ सकता है, क्योंकि इसको यही व्यक्ति है जिसने सूंघा। हमसे टकराते हुए कोई निकल गया, तो ये आप दे सकते हैं, ये चीज समझ रहे हैं? सर सेकेंड वाला अगर जो सुना तो वो फिर वो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता है, हियर से एविडेंस इज नो एविडेंस। तो नहीं, उसने क्या सुना? देखिए हियर हम आपको फर्क समझा रहे हैं। हियर एविडेंस मतलब हम ऐसे समझिए, उसने विस्फोट की आवाज सुनी, बम फटा, उसने विस्फोट की आवाज सुनी, उसने उस व्यक्ति के चिल्लाने की आवाज सुनी जिसका मर्डर हो रहा था, वो खुद सुना, दैट इज अनदर थिंग। वो घर जाता है, वाइफ को बोलता है हम जा रहे थे, रास्ते में बम फटा, हमने उसकी आवाज सुनी, हमने देखा नहीं, हम जा रहे थे, रास्ते से गली से आवाज आ रही थी, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। ये बात अपनी वाइफ को बता रहा है। अब ये वाइफ अगर जाके कहेगी तो इसने सुना नहीं है, ये पति के द्वारा जो परसीव किया गया है उसकी बात को पति से प्राप्त किया है, इसने खुद नहीं सुना है। तो वाइफ का जो हस्बैंड अगर करता है तो एडमिटेड है, हाँ, और वाइफ वाइफ करती है तो हियर से हो जाएगा। समझ रहे हैं? यहां तक क्लियर है? यस। तो हम लोग तीन चीज तो देख लिए। देखिए, a fact which could be perceived by any other sense or any other manner, it must be the evidence of a witness who says he perceived it by the sense or in that manner. यहां तक तो पांचवी इंद्रियां निकल गई। अब क्या बचा? कहता है an opinion or to the ground on which that opinion is held, it must be evidence of that person who hold that opinion on those grounds. Opinion तो लास्ट क्लास में ही हुआ है। बताइए किसकी बात कर रहा है ये? कोई ओपिनियन दे रहा है। हमने क्या कहा था? ओपिनियन जिस ग्राउंड पे है वो भी रेलिवेंट होगा। कौन सा सेक्शन है आपके पास? बेयर एक्ट है। क्या लिखता है? Whenever the opinion of any living person is relevant, the grounds on which such opinion is based are also relevant. इन्हीं पर्सन लिखा है ना? An opinion or to the ground on which the opinion is held, it must be the evidence of that person who hold that opinion on those ground. इसमें लिखा है कहीं एक्सपर्ट? इसमें कौन शामिल है? इसमें दोनों शामिल उसमें है। तो हम दोनों पढ़े थे ना। Yes, उसमें एक्सपर्ट एंड ओपिनियन ऑफ नॉन एक्सपर्ट दोनों है। क्योंकि अगर हम पूछेंगे आपसे कि आप वो कहते हैं कि उसको आप पति पत्नी की तरह मानते हैं या देखते हैं, तो मुझे कैसे, आपका क्या ग्राउंड है, किस आधार पे आप कहते हैं? तो उसके कंटेक्ट से वो ग्राउंड बताएगा। तो ये कह रहा है कि वो व्यक्ति बताएगा या फिर उसने कोई एक्सपेरिमेंट कर रखा है तो वही व्यक्ति बताएगा, देन वो डायरेक्ट होगा। ये सुनी सुनाई बात नहीं, किताब में लिखी हुई बात नहीं। जिसने उस एक्सपेरिमेंट को है, जो आधार तैयार किया है, उस व्यक्ति के पास अगर इस तरह की सूचना है तो वो वही व्यक्ति बतलाएगा उस चीज को। ठीक है, आगे देख लीजिए। प्रोवाइडेड दैट द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट एक्सप्रेस्ड इन एनी ट्रीटाइज कॉमनली ऑफर्ड फॉर, क्या है? ऑफर्ड फॉर सेल, and the grounds on which such opinion are held may be proved by the production of such treatise if the author is dead or cannot be found or has become incapable of giving evidence or cannot be called as a witness without an amount to delay or expense which the court regards as unreasonable. कुछ समझ में आया?
अगर किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन किसी बुक पे आधारित है तो बुक किसी ने लिखा होगा, वो ट्रीटाइज किसी ने लिखी होगी। यह संभव हो सकता है कि वो लिखने वाला जीवित हो, यह भी संभव है कि वो लिखने वाला मर गया है। तो ये क्या कह रहा है कि कब मानेंगे एक्सपर्ट के उस बुक्स का, और वो किताब कैसी है जो बाजार में सेल की जाती है। कह रहा है ना, प्रोवाइडेड विद द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट एक्सप्रेस्ड इन एनी ट्रीटाइज कॉमनली ऑफर्ड फॉर सेल, जो बाजार में मिलती है, एंड द ग्राउंड्स ऑन विच सच ओपिनियन आर हेल्ड मे बी प्रूव्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ सच ट्रीटाइज, वो उस किताब को देकर जो ट्रीटाइज उसके आधार पर प्रूफ किया जा सकता है। किस कंडीशन में, कि अगर उसका ट्रीटाइज का राइटर मर गया है या साक्ष्य देने में इनकैपेबल हो गया है या असमर्थ हो गया है या इतना मतलब एक्सपेंसिव है उसको बुलाना। हाँ, तो वैसे हाँ जो 26 का आपका वो है उसके सारे ग्राउंड्स को फुलफिल होता है, तो ऐसी स्थिति में उस बुक के आधार पे हम उसके एविडेंस को ले सकते हैं। अदरवाइज अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो जो बुक का ट्रीटाइज का राइटर है उसको बुलाइए। समझ रहे हैं? देखिए, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ ओरल एविडेंस रेफर टू द एग्जिस्टेंस और कंडीशन ऑफ एनी मटेरियल थिंग्स अदर देन डॉक्यूमेंट, the court may, if it thinks fit, require to production of such material things for its inspection। ये आप किसकी बात कर रहा है? हमने कहा साक्ष्य दो प्रकार का होगा, एक ओरल होगा, दूसरा डॉक्यूमेंट्री होगा। और अब ये किसकी बात कर रहा है? डॉक्यूमेंट्री। ओरल बोल रहा है, जरा गौर से देखिए। प्रोवाइडेड फर्दर इफ ओरल एविडेंस रेफर्स to the existence or condition of any material things other than a document, ये डॉक्यूमेंट नहीं है। क्या चीज की बात कर रहा है? मटेरियल थिंग्स। हाँ सर, क्या है ये? जैसे कि खून से लगा हुआ कपड़ा। शाबाश, वेरी गुड। खून से लगा हुआ कपड़ा, गन, वो चाकू, ये सब चीजें क्या हैं? मटेरियल थिंग्स है। ये ना डॉक्यूमेंट में है ना ओरल एविडेंस में है। तो वैसे स्थिति में कोर्ट क्या करेगी? इस मटेरियल थिंग को द कोर्ट इफ इट थिंक्स फिट रिक्वायर द प्रोडक्शन ऑफ सच मटेरियल थिंग फॉर इट्स इंस्पेक्शन, देखने के लिए। वो आप देखते होंगे ना पिक्चर में, वो पॉलिथीन में बांध के दिखाता है, चाकू, पिस्तौल, खून से लदा कपड़ा, ये सब मटेरियल थिंग है। क्यों डॉक्यूमेंट नहीं है? क्या? क्योंकि ना ही ओरल है ना ही डॉक्यूमेंट। नहीं, सही है, क्योंकि डॉक्यूमेंट के डेफिनेशन में नहीं है। क्या है डॉक्यूमेंट का डेफिनेशन? सामने है, पढ़िए जरा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। All documents including electronic or digital records produced for the inspection to the court। बस एक मिनट, प्रोड्यूस टू द for the inspection। ये भी तो इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट है ना, आगे पढ़िए। court and such document are called documentary evidence। आगे इतना ही है डॉक्यूमेंट की परिभाषा। All documents including electronic or digital records produced for the inspection of the court and such documents are called documentary evidence। क्या कह रहे हैं राम जी? Document? हाँ, डॉक्यूमेंट की परिभाषा Document means any matter expressed। देखिए। हाँ, oh sorry, अच्छा हम documentary evidence पढ़ रहे थे। डॉक्यूमेंट इसमें तो आपका हो जाएगा। डॉक्यूमेंट मींस एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड और अदरवाइज रिकॉर्डेड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मींस ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क और एनी अदर मींस और बाय मोर देन वन ऑफ द दोज मींस इंटेंडेड टू बी यूज्ड और व्हिच मे बी यूज्ड फॉर द पर्पस और रिकॉर्डिंग दैट मैटर एंड इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल। बताइए, ये जो गन प्रोड्यूस किया गया, एग्जिबिट किया गया, चाकू एग्जिबिट किया गया,
ब्लड स्टेंड क्लॉथ एडमिट किया है, एग्जिबिट किया गया, या डॉक्यूमेंट क्यों नहीं है? डॉक्यूमेंट की परिभाषा में नहीं आते हैं, ठीक है, वेरी गुड, फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग। ये इस वजह से नहीं किया गया था, खून लग गया था, इसलिए थोड़ी था कि इसको रिकॉर्ड के तौर पे रखेंगे। गन जो मिला वो ऐसा थोड़ी था कि इसको रिकॉर्ड के तौर पे हमको रखना है। चाकू जो मिला उसको ऐसा थोड़ी था कि इसको रिकॉर्ड के तौर पे रखना है। उसका पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा है डॉक्यूमेंट की परिभाषा का, इसलिए डॉक्यूमेंट नहीं है, इसलिए मटेरियल थिंग है। इसलिए अगर आपको और विस्तार में किसी को एक्सप्लेन करना हो कि एविडेंस कितने प्रकार के होंगे तो क्या होगा? ओरल, डॉक्यूमेंट्री एंड मटेरियल। ठीक है। अब आप हमको एक बात बताइए, ये हम लोग जो शुरू से देख रहे थे, द ओरल एविडेंस मस्ट बी इन ऑल केसेस मस्ट बी डायरेक्ट। हियरसे एविडेंस क्या है? क्योंकि हमने कहा कि जो साक्ष्य की हमारी 3 चीजें हैं उसमें हियरसे एविडेंस इज नो एविडेंस। नो एविडेंस। एक्स्ट्रा जुडिशियल कॉन्फेशन या एडमिशन, कोर्ट में तो आप नहीं कर रहे हैं, जिस व्यक्ति से आप कह रहे हैं उस व्यक्ति ने तो सिर्फ सुना है, तो क्या ये हियरसे एविडेंस है? उस व्यक्ति से तो उस व्यक्ति ने तो देखा नहीं है। और अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि देखने वाली चीज कौन बोलेगा? जो देखा है। जो सुनने वाली चीज कौन बोलेगा? जो सुना है। तो एक व्यक्ति मर्डर करने के बाद किसी अपने मित्र के पास गया या अपनी वाइफ के पास गया और कहा कि मैंने उसे मारा है, ये कॉन्फेशन है, कोर्ट में नहीं है तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कॉन्फेशन है। एडमिशन है क्योंकि अपने हित के विरुद्ध, अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट में वो एडमिट कर रहा है। हमने क्यों कहा था कि क्यों एडमिशन बोले? क्योंकि अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट में कहते हैं, उसको पता है कि वो ऐसी बात कर रहा है कि उस पर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन या कोई भी किसी तरह की चीजें शुरू हो सकती है। तो ये कह रहा है, लेकिन जब ये कह रहा है तो जो व्यक्ति जिससे वो कह रहा है, चाहे उसकी वाइफ हो चाहे उसका फ्रेंड हो, उसने उसके मर्डर करते हुए नहीं देखा है। तो एडमिशन या कॉन्फेशन हियरसे एविडेंस है? नहीं है। कैसे? एक तो एडमिशन वो होगी जो कोर्ट में होगी, तो वो तो कोर्ट के सामने है, तो वही व्यक्ति कह रहा है, तो वो एक अलग इश्यू है। लेकिन हम उसकी वाइफ को या उसके मित्र को बुला के जब हम पूछ रहे हैं तो उसकी वाइफ और उसके मित्र दोनों में से किसी ने उस व्यक्ति को कत्ल करते हुए नहीं देखा है। तो जब नहीं देखा है और वो वाइफ या उसका मित्र आके ओरल एविडेंस देगा, ये अभी कहां से बात है? मटेरियल थी उसके पास थोड़ी है कि लो ये पकड़ो गन, जब जज साहब मांगेंगे तो दे देना। ऐसा कहा क्या उसने? ये हियरसे एविडेंस है। और हमने क्या कहा? हियरसे एविडेंस इज नो एविडेंस। लिखते रहिए लिस्ट में, पहला एडमिशन और कॉन्फेशन, आगे बताएंगे किस लिए लिखवा रहे हैं। फर्स्ट एडमिशन एंड कॉन्फेशन, क्योंकि सवाल मेरा यह है कि क्या ये हियरसे एविडेंस है? दो तरह की बातें होंगी, एक तो जुडिशियल कॉन्फेशन जो आप कोर्ट के सामने करते हैं, वो तो हियरसे नहीं है क्योंकि वो व्यक्ति कोर्ट के सामने मौजूद होकर। एक वो जो उसने कहीं और कह रखा है, चाहे वाइफ से हो, मित्र से हो, चलते हुए पेड़ को कह रहा हो, किसी ने सुन लिया हो, नशे में उसको पिला के कहा गया हो, खूब दारू पी के बोक रहा हो कि मार तो दिब्बे के और मारेंगे। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं ना। तो ये सब चीजें हैं जो ये हियरसे एविडेंस है, क्योंकि जो व्यक्ति अब गवाही देने आ रहा है उसने नहीं देखा है किसने मारा है। और ये ओरल एविडेंस का रूल क्या कह रहा है? मस्ट बी डायरेक्ट।
तो फर्स्ट में आपका आता है एडमिशन एंड कॉन्फ्यूशन। दूसरा सेक्शन 26, किस व्यक्ति का साक्ष्य ले रहे हैं? जो मर गया है उसका साक्ष्य थोड़ी ले रहे हैं। ये प्रोविजन किसके कंसर्निंग है? वो व्यक्ति जिसे न्यायालय में साक्ष्य के लिए नहीं बुलाया जा सकता है। क्यों नहीं बुलाया जा सकता? या तो वो मर गया है, या वो मिल नहीं सकता है, या वो साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है, या इतनी उसकी बुलाने में इतना एक्सपेंसिव है कि उस पर्टिकुलर मामले में अनरीजनेबल फील करता है, या फिर विपक्षी ने उसे अपने कब्जे में रखा है। 27 वेरी गुड। विपक्षी तो वो व्यक्ति तो आ नहीं रहा है, तो दूसरे व्यक्ति से इसने कुछ कहा होगा, उस व्यक्ति को हम बुला रहे हैं, उसका साक्ष्य ले रहे हैं, वो व्यक्ति भी कोर्ट में आके ओरली एविडेंस देगा। एक बात बताइए, एक गूंगा है, कोर्ट में आता है और उससे पूछा जाता है तो वो लिख कर देता है। जज आप पूछते हैं, वो लिख के देता है। इसका ये लिखा हुआ चीज ओरल एविडेंस है या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है? क्यों? या वो इशारों से बताता है? सर मेरा एक क्वेश्चन। हाँ सर, हाँ पहले इसका जवाब दे दीजिए, फिर हम आते हैं आपके क्वेश्चन पे। रिकॉर्ड करने के पर्पस से नहीं लिखा। रिकॉर्ड करने के पर्पज से क्या लेना देना? कोई बोल नहीं सकता था, लिख कर तो लिख के दिया ना, तो डॉक्यूमेंट्री हुआ ना। क्यों? अफसर पढ़ाए इसलिए। ये क्या मतलब है? हाँ, क्या क्वेश्चन है? मेरा क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई एडवोकेट है, वो क्या बोलता है समझ में ही नहीं आता है। अच्छा, ऐसा मतलब कौन सी भाषा इस्तेमाल करता है, ये तोतलाता है, क्या अर्थ है? मतलब तोतलाते हैं। अच्छा ठीक है। हाँ, क्या बोलते हैं, मतलब नॉट अ सिंगल वर्ड समझ में आता है कि बोले क्या है पूरा का पूरा। मतलब बहुत तेज बोल जाते हैं कि मतलब नहीं सर, मतलब उनका आवाज क्लियर नहीं है। और सर हम हाईकोर्ट में जब थे हाँ। तो एक एडवोकेट अच्छा वो बोल रहे हैं ना, वो विटनेस नहीं ना, विटनेस की बात कर रहे हैं। तो ऐसा बोलते हैं, हमें बस समझ बाद में उनका आवाज मतलब वो अटैक पर खत्म हो गया। अच्छा ठीक है, एक मिनट। उसमें दो चीजें होती है ना सर, जो कुछ भी वो कह रहे हैं उसका रिटर्न में तो जज साहब के पास रहता है ना, तो वो उसको देख लेते हैं ना कि वो क्या कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, हम विटनेस के बारे में बात कर रहे हैं। आप कहाँ से वकील साहब को पकड़ के लेके आ गए? ऐसा सोचे कि तो ऐसे में क्या। हाँ ये कहिए कि अगर वकील साहब को ऐसे विटनेस बुलाया जाए और इनका शब्द दूसरा हो गया, वो गूंगा नहीं है लेकिन वो जो कुछ भी बोल रहे हैं वो इतना बोल रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा है, तो जिस तरह गूंगा को कहा जाएगा कि लिख के दीजिए, वकील साहब भी तो लिख के दे सकते हैं ना। तो यहां तक तो क्लियर है। हम कह रहे हैं कि उसको लिख के देता है, इशारे से बताता है किस तरीके का विटनेस है, हाँ ये एविडेंस है, और अलग डॉक्यूमेंट्री है। डॉक्यूमेंट नहीं दिया उसने कोर्ट को लिख के। अगर डॉक्यूमेंट बोलते तो आप बोलते गलत बोले, उधर बोल रहे तो आप बोलिए। नहीं, हम इस वजह से नहीं बोलते गलत। हम अगर बोलते कि गलत है तो उसका रीजन भी तो बताते कि क्यों गलत है। क्या बताया तुम कि डॉक्यूमेंट की परिभाषा में नहीं आता है फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्ड, क्योंकि डॉक्यूमेंट की परिभाषा हमने उस चीज को कीवर्ड को देखा ना, फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्ड, इसलिए वो नहीं आता है। वो तो उस पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात है कि हम जो बोल रहे हैं उस पर्पस को आप हमको समझा रहे हैं लिख के, नॉट द पर्पस ऑफ रिकॉर्ड के तौर पे आप हमको दे रहे हैं, इसलिए वो डॉक्यूमेंट नहीं है। वो वैसे स्थिति में वो ओरल एविडेंस ही है। समझ रहे हैं? तो एक तो सेक्शन 26 में वो व्यक्ति आएंगे जिन्होंने कभी सुन लिया है उस मृत व्यक्ति से, तो इन्होंने भी नहीं देखा है, नहीं देखा ना, लेकिन कोर्ट में आके क्या करेंगे, ये एविडेंस देंगे, और एविडेंस देंगे तो ओरल एविडेंस देंगे। और अभी हमने क्या पढ़ा सेक्शन, इसमें ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट इन ऑल केसेस। मस्ट जब लगा दिए हैं तो इसका मतलब है कि एक्सेप्शन नहीं क्रिएट करेंगे। ठीक है,
तीसरा बताइए 27। इसमें क्या होगा? क्या है 27 में? बंधक बना देते हैं उसको, या फिर ऐसा कुछ भी। देखिए, अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है, कोई प्रोसीडिंग चल रही है, ध्यान से सुनिए, उस प्रोसीडिंग में कुछ साक्ष्य आया उस व्यक्ति के द्वारा, उस प्रोसीडिंग में या कोई बाद की किसी प्रोसीडिंग में जिसमें दोनों पार्टी सेम है, जो क्वेश्चन ऑफ इशू जो है वो भी सेम है, ऐसी स्थिति में उस साक्ष्य का इस्तेमाल करना है पुराने जो प्रोसीडिंग चल रहा था। और जब सेकेंड टाइम अवसर आया तो पहले वो जो साक्ष्य दिया गया था, जिस व्यक्ति ने साक्ष्य दिया, उसी कंडीशन में आ गया। कौन सी कंडीशन में? या तो वो मर गया, या तो वो मिल नहीं सकता है, या तो साक्ष्य देने के लिए इनकेपेबल हो गया, या इतनी दूर चला गया है बोले, या समर्थ हो गया, या फिर उसके विपक्षी ने उसे फोन से दूर कर दिया है। तो वैसे स्थिति में उस व्यक्ति का साक्ष्य रेलेवेंट है, लेकिन देगा कौन? वो तो व्यक्ति है नहीं, तो उस व्यक्ति के जगह कोई और दे रहा है, वो व्यक्ति अब नहीं दे रहा है। तो क्या ये डायरेक्ट एविडेंस है? नहीं है। पढ़ते जाइए, सेक्शन 28 में क्या था? अकाउंट्स के कंसर्निंग बात थी, ये रिकॉर्ड के कंसर्निंग बात, लेखा पुस्तकों के प्रविष्टियां ना, वो अकाउंट्स में जिस कोई बैंक में कोई कर्मचारी है, वो अब निवृत्त हो गया, मर गया, उसके जब गवाही देने की बात आई, वो व्यक्ति है ही नहीं, तो उसने एंट्री सही की गलत की हमें नहीं पता, तो किसी को भी बुलाएंगे तो वो व्यक्ति तो नहीं है जो एंट्री कर रहा था, तो ये भी डायरेक्ट नहीं है? नहीं है। सेक्शन 29 हम लोग इसका एक्सेप्शन देख रहे हैं क्या? वो तो बाद में बताएंगे, हम तो अभी आपसे सवाल पूछ रहे हैं। आप बताइए क्या है 29 में? Relevancy of entry in public record or electronic Public- record. सेम कहानी है, वो व्यक्ति तो अब रहा नहीं, फिर भी आएगा एविडेंस देने। एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले आर बनाम फोस्टर का क्या केस था? आर बनाम फोस्टर का केस यही था सर कि रास्ते से गुजर रहा था तो उसको आवाज आती है और ट्रक बहुत स्पीड में जा रहा था। उसने क्या देखा? ट्रक बहुत स्पीड में 10 उसने क्या देखा? ट्रक स्पीड में जा रहा था। उसके बाद उसने एक घायल व्यक्ति का उसने चीख सुनी, वो उस व्यक्ति के पास जाता है, एक घायल व्यक्ति है जिसने बताया कि उसके ऊपर उसको ट्रक चढ़ा दिया। जिसको बता रहा है, गवाही देने कौन आया? जिसको बताया दे, ये जिसको बताया गया, क्या उसने देखा कि उस पर ट्रक चढ़ी थी? ट्रक जो जा रहा था वो देखा ना स्पीड में। क्या उसने देखा? आर बनाम फोस्टर में इसकी गवाही ली गई या नहीं ली गई? ली गई थी। किस ग्राउंड पे? पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। यानी पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन में वो व्यक्ति, जैसे आपके कोई किसी को पीट रहा है तो मार खा रहा है, मार तो वो खा नहीं रहा है, पीटा वो नहीं रहा है, वो कोई देख रहा है। ये देखने वाले व्यक्ति दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो वो जो घटनास्थल पे पहले से मौजूद हैं वो देख रहे हो, एक वो जो बाद में घटनास्थल पे आए हो, एक वो जो घटनास्थल से जब भीड़ गई होगी तो किसी ने उसको कुछ कहा होगा कि घटना जैसे ऐसी घटी है।
तो पार्ट ये आर बनाम फोस्टर में क्यों इसके साक्ष्य को लिया गया? Part forming the same ये transaction. तो बहुत आसान है कहना। तो वेडफील्ड वाले में क्यों नहीं लिया गया? वेडिंगफील्ड वाला बहुत अर्ली अप्रोच था सर। क्यों नहीं लिया गया हम ये पूछ रहे हैं। क्योंकि उसमें घटना घटित हो जाने के बाद वो सेम चीज तो है। इसमें स्पेसिफिक नहीं करती क्या किया है, देखो मेरे साथ क्या किया। व्हाट वेडिंगफील्ड हैज डन टू घटना के बारे में नहीं बताया था। घटना के बारे में नहीं बताया था। नहीं बताया था। हाँ, और रिटर्न वाले में हाँ, वो तो सेम ट्रांजैक्शन को फॉर्म कर क्यों? रहे हैं। उसने तो कहा कि पुलिस को फोन लगाइए, उसके बाद मर गया, उसके बाद ये तो घबराते हुए पुलिस को फोन करा। तो सेम चीज तो यहाँ भी हो रहा है ना। देखो वेडिंगफील्ड ने मेरे साथ क्या किया, अरे क्या क्या किया, खून तो निकल रहा है। अब इससे क्या कहना है कि क्या किया? एसएसपी ने क्या कहती है, उसके पास विस्तार से गला काट दिया मैंने, ऐसा बोलना चाहिए था उसको। अच्छा बस इतनी वजह से उसको मतलब कह दिया गया कि नहीं हो सकता उसने कहा हो उसके बाद मर गई हो। सर हम इसका ये भी देखेंगे, वो बताया गया कि बहुत अर्ली अप्रोच था, तो इसीलिए इंग्लिश लॉ का, इसीलिए इसको नहीं। और पोस्टर का ये कहाँ से है? ये भी तो इंग्लिश लॉ का ही है ना। तो उसके बाद का है मतलब क्यों? देखिए ये फर्क को अगर आप नहीं समझिएगा, यही बारीकियां हैं जिसकी वजह से आपको समझना जरूरी होता है। तो रेस सिस्टम में भी वो व्यक्ति जिसने दुर्घटना होते हुए नहीं देखा, यानी कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट इन ऑल केसेस, फुलफिल हो रहा है? नहीं हो रहा है। और ये जो आपका एक्सपर्ट है, ये भी तो नहीं। एक्सपर्ट ने देखा था क्या घटना? ये तो बताया है कि इस तरह के सिम्टम्स होंगे तो ये हुआ होगा, इस तरह का विष दिया होगा तो ये सिम्टम्स है। इसने भी घटना को नहीं देखा। इसका तो इसका भी विटनेस ले रहे हैं, मतलब इसकी भी गवाही ले रहे हैं, एक्सपर्ट की भी। अब आप हमें ये बताइए कि ये सब हियर्स एविडेंस है? ये सब हियर्स एविडेंस नहीं है। तो हियर्स एविडेंस की परिभाषा क्या है? तो ये इसमें से कौन था जो देखा है या सुना है? ये हियर से एविडेंस है। हमने हियर से के एविडेंस का एक्सेप्शंस क्रिएट किया है, क्योंकि नियम क्या है? हियर से एविडेंस इज नो एविडेंस। हमने एक्सेप्शन क्यों क्रिएट किया? दो कारण है। क्योंकि इन परिस्थिति में इससे सर्वोत्तम साक्ष्य मिल ही नहीं सकता है, पहला। और हमें फर्स्ट रूल क्या है? द बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन इन ऑल केसेस। तो इन परिस्थितियों में द बेस्ट एविडेंस नहीं मिल सकता है। दूसरा, परिस्थितियां ऐसी हैं कि झूठ बोलने की संभावना मिनिमाइज है, जिस वजह से यस एविडेंस को रोक रहे थे वो मिनिमाइज हो चुका है। इसलिए क्योंकि सत्य अभी भी यहां से आएगा, क्योंकि टाइम नहीं मिला है किसी को फैब्रिकेशन करने का। लेकिन सब लोग करते हैं कि कन्फेशन में कुछ बोला जाता है तो उसको मतलब अर्सी एविडेंस बन कन्फेशन में बोला जाता है हियर्स एविडेंस में। मतलब वो एक्यूज्ड है, वो कन्फेस किया, उसका नाम ऐसे वो एक्यूज्ड अलग इशू है। कोई एक्यूज्ड जो बोल रहा है वो कोर्ट के सामने बोल रहा है, वो जुडिशियल कन्फेशन है। हर कोई समझिए, हम उसकी बात कर रहे हैं जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन हो या एडमिशन हो, हम उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि कोर्ट के सामने आप पूछेगा तो आपके पास तो क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं उसको, इसका भी क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। ऐसा नहीं है कि इसको इस तरह एग्जामिनेशन दे देंगे। लेकिन क्या सर? इस परिस्थिति में बेस्ट एविडेंस नहीं मिल सकता है तो मतलब सबसे बेस्ट एविडेंस है। और दूसरा, इसमें फैब्रिकेट करने का चांस नहीं है, यानी कि सत्य अभी भी उद्घाटित हो रहा है, यानी झूठ की संभावना मिनिमाइज है, न्यूनतम है। इस वजह से
आपसे क्वेश्चन कभी भी इस तरह से ही पूछा जा सकता है कि एक्सपर्ट विटनेस इज द एक्सेप्शन ऑफ हियरसे एविडेंस एक्सप्लेन। तो ये सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बात हम लोग बाद में करेंगे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की क्लास नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। ये इतना ही था आपके लिए। ये सवाल इंपॉर्टेंट सेक्शन 55 जो है आपका, क्वेश्चन इसी तरह रहेगा, ओरल एविडेंस शैल इन ऑल द केसेस बी डायरेक्ट एक्सप्लेन। तो आप कहां तक ले जाके छोड़ दीजिएगा इसको? हाँ जी, तभी आपका पूरा क्वेश्चन ये आंसर होगा। हाँ, ठीक है। तो रिटर्न और इसमें बेटिंग फील्ड में क्या है डिफरेंस है? बताया तो उसने। में वो एक्सेप्ट कर लेने की मतलब बोलिए। नहीं, उसने तो कहा कि एक्सीडेंट से गोली चली है। तो बोल रहा था गोली साफ कर रहे थे तो हाँ, लग गया। लेकिन तब उसमें एक चीज थी कि किसी भी व्यक्ति को पहले अनुमान नहीं हो सकता है कि एक्सीडेंट के आधार पे वो फोन लगाए और कहे कि मेरी जान ली जा सकती है। एक्सीडेंट तो अनायास होता है ना, पहले से संभावना कहां से हो जाएगी? इसलिए उसका वो स्टेटमेंट कि उसने मुझे पुलिस ऑपरेटर से लगाई है, उसके बाद फोन कर जाता है, उसकी हत्या हो जाती है, देन इसलिए उसने कहा। वेटिंग फील्ड में वेटिंग फील्ड में क्या है? इसका स्पेसिफिक ही नहीं था। क्या स्पेसिफिक नहीं था, ठीक है, उसकी आलोचना हुई है, लेकिन उसने क्या कहा? उसने भी वहां तो नहीं ने देखा कि गर्दन काटा है, वो तो दरवाजा खुला और सामने आ गई आंटी। सर हम एक चीज पढ़े थे, एक वर्ड था आफ्टर द कमीशन ऑफ क्राइम, वो बोली थी, इसलिए ऐसा। आफ्टर द कमीशन ऑफ क्राइम, हम ही तो बोले उसने घटना कहां देखी थी? ये भी तो संभावना है कि वो खुद गर्दन काट के भागी हो। हाँ। मतलब इतना हो सकता है, बहुत लोग होता है इस तरह का कि देखो वेडिंग फील्ड ने क्या किया, और आगरा पोस्टे में घटना उसने भी नहीं देखी है, लेकिन पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन का मतलब था कि इतना डिफरेंस नहीं था समय के बीच में कि वो इस चीज में फैब्रिकेशन कोई कर सकता था। और हमने क्यों बोला कि क्यों इस सर्कमस्टेंशियल सॉरी हियरसे एविडेंस को दो कारणों से हमने इसको एक्सेप्शन के तौर पे क्रिएट कर रखा है। इसमें सर्वोत्तम साक्षी तो क्योंकि हमारा रूल क्या है? पहला, एविडेंस के लिए इन ऑल केसेस द बेस्ट एविडेंस मस्ट बी। गिवन। तो इस परिस्थितियों में द बेस्ट एविडेंस और कुछ हो ही नहीं सकता है, तो हमने उस रूल को तोड़ा भी नहीं है कि बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन, हमने दिया। और दूसरा, फैब्रिकेशन के चांसेस नहीं है, लेस है, मतलब मिनिमाइज है। तो वैसे स्थिति में और ऑप्शन क्या है हमारे पास? कैसे पहुंचेंगे सत्य तक? तो इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया, तो हमने हियरसे एविडेंस का एक्सेप्शन क्लियर कर दिया। लेकिन हियरसे एविडेंस है क्योंकि सेक्शन 55 के जो उसके एसेंशियल्स हैं और जो उसने सेल सब मस्ट इन ऑल केसेस को ये जस्टिफाई नहीं करता। ठीक है।